वेलकम टू बाइपोलर कैंपस स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी ठीक हो, अच्छे हो, मम्मी पापा का ध्यान रख रहे हो, खुद का भी ध्यान रख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी को डिकोड करूंगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स को समझ पाएंगे। पहले जो मैं बोलूंगा तुम लोगों को वो ये है कि जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जो बाद में पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और पी प्लांट के ऊपर काम करने के दौरान वो 7 कैरेक्टर को चूज किया था। ठीक है, जैसे मान लो कि प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, ऐसे बहुत सारा कैरेक्टर को, लगभग 7 कैरेक्टर वो चूज किया था। बाद में क्या हुआ, कुछ चीज मैं बोल देता हूं। मेंडल ने जिस वक्त पे काम करना स्टार्ट किया उस वक्त पे हम लोग टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस थे नहीं, इसीलिए मेंडल का जो थीसिस था, मेंडल का जो हाइपोथेसिस था, वो उस जमाने में एक्सेप्टेड नहीं हुआ था। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, तब हम लोग टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, उसके बाद उसका जो काम था उसको सम्मान मिला, मतलब उसको एक्सेप्टेंस मिला था। ठीक है, तो मेंडल में हम लोग जो पढ़ेंगे, मेंडल को पहले बोलते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट यानी मटर प्लांट को सिलेक्ट किया था और मटर प्लांट में या पी प्लांट में वो 7 कैरेक्टर को चूज किया था, उसके ही ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया। जेनेटिक्स में वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। इसी चैप्टर में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जीन क्या है, एलील क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम हम लोग किसको बोलते हैं, किसको कैरेक्टर बोलते हैं, किसको ट्रेट बोलते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हम लोग कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन पढ़ेंगे। इतना ही हम लोगों का सिलेबस में है, इट्स मोर देन एनफ। तो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं, तुम सभी रेडी हो जाओ। अभी मैं ये स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखो पहले कुछ चीज मैं बोल देता हूं। पहले मैं बोलूंगा कि कैरेक्टर और ट्रेट, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है क्या। ये 2 वर्ड हम लोगों को समझ में आता ही नहीं है। एक हो गया कैरेक्टर, मैं इसको CH में लिखता हूं कैरेक्टर, और एक हो गया तुम्हारा ट्रेट। किसको बोलेंगे? अब देखो, सपोज मैं एक कैरेक्टर तुम्हें दे रहा हूं कि स्किन कलर, मुझे रेसिस्ट मत समझना, ठीक है, स्किन कलर। तो स्किन कलर का मैं 2 वैरायटी बोल रहा हूं। एक हो गया तुम्हारा फेयर, एक हो गया तुम्हारा डार्क। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर जो है ना वो है स्किन कलर, वो है कैरेक्टर, और उसका 2 वैरायटी है। एक हो गया फेयर स्किन टोन, दूसरा हो गया डार्क स्किन टोन। मतलब एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट रहेगा हमेशा। सपोज, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज हाइट ऑफ ए प्लांट। ठीक, हाइट ऑफ ए प्लांट में क्या क्या होगा? एक तो होगा टॉल प्लांट, एक होगा ड्वार्फ प्लांट। अब ये जो हाइट ऑफ द प्लांट है ये तुम्हारा बन गया कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का 2 वैरायटी है, एक हो गया टॉल, एक हो गया ड्वार्फ। इसका मतलब
कैरेक्टर एक होता है और ट्रेट उसका वैरायटी होता है, वैसे ही कैरेक्टर जो है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जीन के माध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। और जीन का जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं एलील। मतलब जैसे स्किन कलर उसका दो वैरायटी है, वैसे ही जीन का भी दो वैरायटी आएगा, उसको हम लोग उन दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे एलील। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मुझे पता है तुम लोगों में डाउट आ रहा है, मैं क्लियर कर देता हूं, अभी के अभी क्लियर कर देता हूं। देखो सपोज मान लो मैं हाइट ऑफ द प्लांट को ही लेता हूं, ठीक है, रुको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं। देखो सपोज कैरेक्टर में मैं ले रहा हूं हाइट, HEIGHT, हाँ, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक। उसको हम लोग बोल रहे हैं, एक में हम लोग ट्रेट में आ रहा है, एक हो रहा है टॉल, एक हो रहा है तुम्हारा ड्वार्फ। अब देखो कैरेक्टर को तो मैं बोल दिया कि कैरेक्टर मतलब हाइट ऑफ द प्लांट, जो मेन कैरेक्टर है उसका दो वैरायटी है, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ, ठीक है ना। अब देखो जीन और एलील में क्या अंतर है। सपोज मैं बोलता हूं हाइट ऑफ द प्लांट, अगेन बोल रहा हूं हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर एक प्लांट वो अगर टॉल है तो उसको मैं जीनोटाइपिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कैपिटल टी, ठीक। अब सवाल आता है कि सर ये जो आपने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा, इसमें जीन कौन सा है और एलील कौन सा है। और एक जीनोटाइप आता है, सपोज मान लो कि कोई प्लांट वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ को हम लोग लिखेंगे स्मॉल टी, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर आप दोनों करके क्यों लिख रहे हो, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, why 2, why in pairs, what is the reason? So my answer is, in each and every individual there are always the chromosome present in pairs. For an example, human beings have 46 chromosomes, means 23 पेयर्स। इसका मतलब क्रोमोसोम भी पेयर में रहेगा, इसीलिए जीन जो है वो भी पेयर में रहेगा। इसीलिए हम जब जीन को लिखते हैं हम हमेशा 2 जीन लिखते हैं। लेकिन मैं एक चीज गलत बोला हूं इसमें, वो ये है कि हम दोनों को ही जीन बोल रहे हैं, नहीं। जीन का, अगर जीन को हम स्प्लिट करेंगे, एक जीन का 2 फॉर्म होता है, एक जीन का 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, वो 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलील। जैसे मान लो कैपिटल टी ये एक जीन है, सिर्फ कैपिटल टी, ये वाला जो कैपिटल टी है ये एक जीन है, इसका मतलब इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों? अगर ये वाला जीन प्रेजेंट रहेगा, ये वाला जीन चला गया 23 पेयर में, फिर ये वाला जो 23 क्रोमोसोम्स है एक या यूं ही बैठा रहेगा, इसमें कोई जीन नहीं होगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी जो है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा, मतलब 2 सेट में वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और जीन को हम जब 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में लिखेंगे, ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म, तो ये दोनों हो गया एलील टू ईच अदर।
अब एलील का डेफिनेशन क्या है? क्या एलील का डेफिनेशन हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन? नहीं। मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। मान लो एक क्रोमोसोम है, देखो सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये भी उसका ऑल्टरनेटिव क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहेगा। यहां पे हम लोग पढ़े हैं क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहेगा। अब देखो ये जो दो क्रोमोसोम है, सपोज इस वाले पोजीशन में कैपिटल टी प्रेजेंट है, इस पोजीशन को बोलते हैं लोकस। लोकस हम किसको बोलते हैं? पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन एन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। अगर इस वाले लोकस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है तो उसका जो पेयर है उस पेयर में सेम पोजीशन में ये वाला जीन प्रेजेंट रहना ही होगा। अगर सेम लोकस में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग एलील नहीं बोलेंगे। एलील का ट्रू डेफिनेशन यही है कि एलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन present on the same locus of a homologous chromosome। अब बारी आता है कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके लिए प्रीवियस वाले वीडियो में जाओ। मजाक कर रहा हूं, जाने का जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बोल देता हूं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जैसे देखो हम लोगों के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर, मतलब क्रोमोसोम जो है वो पेयर में रहेगा। और पेयरिंग पता है कैसे होता है? ये जो दो पेयर है ना, हर एक क्रोमोसोम का आइडेंटिकल कॉपी हमेशा प्रेजेंट रहेगा। मान लो ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 24। ये दो क्रोमोसोम अगर आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट द सेम कॉपी, तभी उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेम लोकस में जब एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलील। शायद क्लियर हो गया है, शायद। कमेंट करके बोलना कि क्लियर हुआ है या नहीं, कमेंट करना बेटा प्लीज। हुआ? ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल एलील को छोड़ देते हैं। एलील के बारे में हम लोग पढ़ाई हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, लोकस हो गया, डन, कैरेक्टर डन, ट्रेट डन। अभी हम लोग जाएंगे सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है वन, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक कैरेक्टर लेंगे। अगर एक कैरेक्टर होगा तो ट्रेट कितना होगा? 2 ट्रेट होगा। मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए वो था हाइट ऑफ द प्लांट। इसका 2 वैरायटी थे, एक हो गया टॉल प्लांट, एक हो गया डुआर्फ प्लांट। टॉल प्लांट कैपिटल टी। अब देखो क्यू कैपिटल टी 2 टी क्यू लिख रहे हैं, समझ में आया? ये 2 एलील है। डुआर्फ प्लांट
ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। पहले बोल देता हूं, टॉल कैरेक्टर जो है वो बाई चांस मेंडल का लक फेवर कर गया था कि वो जो कैरेक्टर चूज किए थे ना, वो बाई लक या बाई फॉर्च्यून वो लग गया था एकदम, कि ये दोनों मतलब टॉल मतलब प्योर टॉल थे, टॉल मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर थे, और डुवर्फ मतलब रिसेसिव थे। ये मेंडल का लक था, ये कोई नहीं बोल सकता है बाहर से देख के एक प्लांट को। ठीक है, अब देखो ये वाला टॉल प्लांट, अगर पहले चीजों को समझो, समझना जरूरी है, उसके बाद थियोरिटिकल वे में जाएंगे। ये वाला टॉल प्लांट अगर गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट फॉर्मेशन में होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम का जो पेयर मैंने बोला था कि 46 पेयर, 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर, तो दोनों पेयर जो है, ये जो 23 पेयर से वो अलग हो जाएगा। मतलब ये जो पेयर है ये अलग अलग गैमेट में आ जाएगा, ये दोनों सेग्रीगेट कर जाएगा, ये दोनों एक साथ रहेगा ही नहीं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम अलग हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए 2 से 1 बन गया हुआ। सेम ये भी होगा, गैमेट को हमेशा सर्कुलर कर देना। ठीक है, अब देखो मैं ये बोलूंगा टोटल कितना गैमेट है, 1 2 3 4, लेकिन ये वाला जो टॉल प्लांट है एक कितना गैमेट प्रोड्यूस किया, 2 गैमेट प्रोड्यूस किया। लेकिन हाउ मेनी टाइप्स, टाइप क्या है, एक ही टाइप का है। क्यों एक ही टाइप का है, एक ही टाइप इसलिए है क्योंकि सिर्फ कैपिटल टी वाला एलील ही गैमेट में आ रहा है। तो नंबर ऑफ गैमेट है 2, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट है 1। इसमें भी नंबर ऑफ गैमेट है 2, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट है 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस होगा, अगर एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसका जीनोटाइप ऐसे होगा। अब देखो इस वाले कैरेक्टर को तुम क्या बोलोगे, ये तो कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब डुआर्फ, क्या इसका मतलब ये है कि ये मिडिल हाइट का होगा? नहीं। क्यों नहीं? और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी वो मिडिल हाइट पे नहीं आया था, वो टॉल ही आया था। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल टी वाला जीन है, मतलब कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉलनेस को। मतलब टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। वो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल डिस्कवर कर दिया। इससे ही आता है मेंडल का पहला वाला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि अगर ये तुम्हारा हो गया फिलियल जेनरेशन 1, ये तुम्हारा था पेरेंटल जेनरेशन 1। ठीक है, अगर फर्स्ट जेनरेशन में मान लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं कि अगर तुम 2 ऑल्टरनेटिव ट्रेट लिए या अगर तुम 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, तो जो वाला ट्रेट पहले वाला जेनरेशन में आएगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर है। सपोज मैं तुम्हें एक प्लांट दे दिया, 2 प्लांट दे दिया, एक हुआ टॉल, एक हुआ डुआर्फ, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला डोमिनेंट है? मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो तुम क्या करोगे, टॉल वाले प्लांट को डुआर्फ वाले प्लांट से क्रॉस करोगे। क्रॉस करने के बाद फर्स्ट जेनरेशन में जो कैरेक्टर विजिबल होगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसको ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे? देखो, ये था पेरेंटल जेनरेशन टॉल कैरेक्टर, ये था पेरेंटल जेनरेशन 1 डुआर्फ कैरेक्टर। गैमेट प्रोड्यूस किया,
किया, और फर्स्ट जनरेशन में आया टॉल प्लांट। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो बोलता है वो ये है कि अगर फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर विजिबल होगा उस कैरेक्टर को ही हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक लॉ आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? देखो यहां पे भी तुम लोग देख रहे हो कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो दो एलील है, जो गैमेटोजेनेसिस के पहले जो दो एलील एक साथ रिसाइड कर रहा था, वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया, है ना। इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपली यही बोलता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द टू एलील ऑफ ए पर्टिकुलर जीन गेट सेग्रीगेटेड, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम लोग मेंडल का जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे हम लोग दो लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिलहाल अभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं। देखो पहले मैं इस साइड को रब करूंगा, पहले मैं इस साइड को रब कर देता हूं, ये वाला तो हो गया। देखो अब हम लोगों के पास है, इसको भी मिटा दे रहा हूं, तुम लोगों को पता है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, F1 को भी मिटा दिया। अब देखो, अच्छा लिख देता हूं मैं, ये था पेरेंटल जनरेशन 1, ये था गैमेटोजेनेसिस, और ये था तुम्हारा फिलियल जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन। अब इस वाले फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट है इसको मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग इनटू, सेल्फिंग करूंगा। अब देखो पेरेंटल जनरेशन 2, पेरेंट का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, तो अगर इसको मैं गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस क्या क्या एलील सेग्रीगेट होगा? कैपिटल टी एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में आ जाएगा, स्मॉल टी एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही होगा। एक चीज मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं, जैसे देखो पहले वाले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे फर्स्ट जनरेशन का, वहां पे हाउ मेनी गैमेट? टू गैमेट, टोटल 4 गैमेट, बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट? 1। लेकिन यहां पे देखो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट एंड 2 गैमेट्स एक पेरेंट से फॉर्म हो रहा है। कैसे? ऐसे, ये एक पेरेंट है, ये गैमेटोजेनेसिस कर रहा है, कैपिटल टी एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में आ गया, स्मॉल टी और एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में आ गया। इसका मतलब ये है कि इस वाले सिचुएशन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म? टाइप 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे हो रहा था 1 टाइप ऑफ गैमेट, कैपिटल टी, ठीक। हाउ मेनी गैमेट? 2, कैपिटल टी। मतलब पेरेंटल जनरेशन 2 में यहां पे टाइप्स ऑफ गैमेट और नंबर ऑफ गैमेट भी सेम है। हाँ सेम है, मुझे पता है तुम लोगों में यही सवाल आने वाला था। सेम है, टाइप्स ऑफ गैमेट और नंबर ऑफ गैमेट सेम है। यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 2 4 हो गया। लेकिन इस वाले टोटल सेट में तुम कितने टाइप ऑफ गैमेट को देख रहे हो? 2 टाइप ऑफ गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बट व्हाट आर द नंबर ऑफ द गैमेट? टोटल 4, 1 2 3 4। डन हुआ। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि पानेट स्क्वायर से। कैसे? ऐसे। नीचे हम लोग लिखेंगे फीमेल गैमेट, ऊपर में हम लोग लिखेंगे मेल गैमेट। ये वाला नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको मेंशन करना होगा कॉपी में। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं पानेट स्क्वायर में, इस जगह पे आके हम लोग पहले ये वाला चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला आपने मेंशन किया हाँ या ना। ठीक है, देखो अभी हम लोग मेल गैमेट को लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट भी सेम ही है कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा चलो अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी हुआ। अब इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को रब कर दे रहा हूं मैं। देखो ये जो सेकेंड जेनरेशन आया ये था फिलियल जेनरेशन 2, मतलब जेनरेशन 2। जेनरेशन 2 में टोटल टॉल प्लांट कितना है? 1 2 3। टॉल प्लांट कितना है? 3। डुआर्फ प्लांट कितना है? 1। हुआ। तो टॉल और डुआर्फ प्लांट का रेशियो क्या है? 3:1 हुआ। अभी फिनोटाइप जीनोटाइप में नहीं जा रहा हूं मैं, बाद में कराऊंगा। अब देखो कैपिटल टी कितना है? 1 है। ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। स्मॉल टी कितना है? 1 है। रेशियो क्या बन गया? 1:2:1। अब देखो जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, क्या है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो कैरेक्टर मैं देख पा रहा हूं उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो या फिर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे 3 टॉल प्लांट है, मतलब कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तुम क्या ये बोल सकते हो कभी भी एक प्लांट को देख के ही कि इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो इस वाले प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये वाला टॉल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी? क्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, बोल ही नहीं सकते हो। तुम बस कैरेक्टर देख सकते हो कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट डुआर्फ है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिर इसमें टोटल टॉल प्लांट कितना रहा? 3, इसीलिए फिनोटाइपिक कैरेक्टर में टॉल हो गया 3। डुआर्फ कितना देख रहे हो? 1। डुआर्फ प्लांट 1। इसका मतलब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कितना है? 3:1। अब आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जैसे ये तो टॉल है लेकिन इसमें एलील कौन सा है? कैपिटल टी। ये भी टॉल प्लांट है, इसमें एलील कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन दोनों ही तो टॉल है ना, लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। इसको ही बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन का यानी एलील का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिर कैपिटल टी कितना है? 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। स्मॉल टी कितना है? 1 है। इसका मतलब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। दैट्स ऑल। अब और एक चीज तुम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, आज से बाद ये वाला चीज कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस वाले टॉपिक पे। एक होता है होमोजाइगस और इसको बोलते हैं प्योर, और एक होता है हेटेरोजाइगस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक। क्या है? देखो होमो मतलब सेम। अच्छा कैपिटल टी
दोनों ही एलील सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी टॉल प्लांट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग, मतलब अलग अलग एलील रहेगा, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस प्लांट, इस वाले प्लांट को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस प्लांट। और रिसेसिव जो है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेगा, क्योंकि अगर डोमिनेंट एक भी एलील रिसेसिव के साथ आ गया तो डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। तो फिर रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा रिसेसिव जीन ही चाहिए, मतलब होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। क्लियर? फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्लियर? होप करता हूं कि क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी पी के आता हूं, प्यास लग गया है। देख लो एक बार इसको, मैं पानी पी के आता हूं, देख लो। अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो खत्म हो गया। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई, डाई का मतलब क्या है? दो, मतलब दो कैरेक्टर, मतलब कितना ट्रेट इजिकल टू 4 ट्रेट। ठीक है, देखो कैरेक्टर हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। कैरेक्टर लेंगे सीट कलर, जिसमें कैपिटल वाई सीट कलर होगा येलो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से। और एक आ गया सीड शेप, सीड शेप जो है वो है राउंड। मैं डोमिनेंट वाला लिख रहा हूं, रिसेसिव वाला लिखूंगा। राउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर। तो फिर स्मॉल वाई क्या होगा? स्मॉल वाई इज इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन कलर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू रिंकल्ड। ठीक है, ये पूरा वाला क्रॉस नहीं चाहिए तुम लोगों के स्टैंडर्ड में, तुम लोग तो अभी क्लास 10 स्टैंडर्ड में हो, नहीं लगेगा, क्लास 12 में लगेगा। हाँ क्लास ना, हाँ क्लास 12 में इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम इलाबोरेटली। हाँ, अगर मैं अब तुम लोग बोलो तो एक चीज मुझे, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर लिखूंगा, मतलब येलो सीट कलर और राउंड सीट शेप, क्या होगा? जीनोटाइप। पहले लिखता हूं येलो वाला, ये हो गया होमोजाइगस येलो। अब राउंड, होमोजाइगस राउंड हुआ। अब रिसेसिव कैरेक्टर को लिखूंगा, रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होगा, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर हुआ। अब यहां पे कैसे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है देखो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, हम लोग कैपिटल टी से
एक गैमेट बना रहे थे कैपिटल टी, है ना, वैसे ही कैपिटल वाई से कैपिटल वाई को लेंगे और कैपिटल आर से एक कैपिटल आर लेंगे। ये आ गया एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में। हुआ, इस दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस हुआ, क्या फॉर्म होगा, Y आएगा Y के साथ, R जाएगा R के साथ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फिलियल जेनरेशन यानी जेनरेशन 1, ये है पेरेंटल जेनरेशन 1, ये है गैमेटोजेनेसिस 1 हुआ। अब ये बन गया पेरेंट, इसको हम लोग सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, है ना। अब देखो खेल तो अभी शुरू होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो ये वाला असली खेल है, तुम लोग इसको घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट कौन सा है अभी, पेरेंटल जेनरेशन 2 में कौन सा वाला है, पेरेंटल जेनरेशन 2 में पेरेंट है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक। इसको हम लोग क्रॉस करेंगे सेम जीनोटाइप से, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r हुआ। अब देखो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे, मतलब Y के साथ, Y वाला जो एलील है उसके साथ R का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सिंपल है। Y लो, कैपिटल Y लो, कैपिटल Y किसके साथ पेयर करेगा, कैपिटल R से पेयर करेगा। कैपिटल Y किसके साथ पेयर करेगा, पेयर नॉट पेयर, पेयर करेगा, कैपिटल Y पेयर करेगा R स्मॉल r से, स्मॉल y पेयर करेगा कैपिटल R से, स्मॉल y पेयर करेगा स्मॉल r से। इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट यू आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, आंसर इज 4, एंड हाउ मेनी गैमेट्स, 4, दोनों ही सेम है। इसको जब तुम पानेट स्क्वायर के माध्यम से करोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा। फिनोटाइपिक रेशियो के पहले मुझे लिखना होगा कैरेक्टर यानी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, येलो राउंड, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रहा हूं, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ठीक है। इसको स्मॉल y मत समझना बेटा, ये येलो रिंकल्ड है। अच्छा अब देखो स्मॉल y का मतलब क्या है, स्मॉल y का मतलब है ग्रीन, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। रेशियो आएगा, ये तुम लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, ये है बुक में, ये वाला रेशियो मेंशन है, लेकिन कैसे आ रहा है वो तुम्हें नहीं जानना होगा। 9:3:3:1। अब एक चीज मुझे बोलो, अच्छा ठीक है रुको, कुछ चीज मुझे रब करना होगा, ये वाला मैं रब कर देता हूं। अब आएगा मेंडल का थर्ड लॉ, अब आएगा मेंडल का थर्ड लॉ, यानी मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक चीज मुझे बोलो, असॉर्टमेंट का मतलब क्या, असॉर्ट करने का मतलब क्या है था, असॉर्ट मतलब शॉर्ट, असॉर्ट का हिंदी तो मुझे नहीं पता है, असॉर्ट का इंग्लिश मतलब होता है अरेंजमेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं,
क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब बोलना चाह रहा है कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था तो फिर कैपिटल वाई वो कैपिटल आर से भी पेयर कर रहा था और कैपिटल वाई स्मॉल आर से भी पेयर कर रहा था। वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ पेयर कर रहा था, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयर कर रहा था। मतलब वाई और आर मतलब राउंड एलील, राउंड कैरेक्टर का जो जीन में एलील और येलो एंड ग्रीन वाला एलील, ये जब अरेंज होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, तब वो अरेंजमेंट मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जाएगा या स्मॉल आर के साथ जाएगा, ये कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कैपिटल वाई वो कैपिटल आर से भी पेयर कर सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर से भी पेयर कर सकता है। वो कोई इसमें कोई भी लॉ नहीं है कि नहीं कैपिटल वाई वो स्मॉल आर से ये नहीं कर पाएगा, पेयर नहीं कर पाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ पेयर नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। मतलब ये जो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका जो मिक्सिंग है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, इंडिपेंडेंटली अरेंज होता है। ये किसी के भी ऊपर ये डिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, हुआ? समझ में आया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेरा हिंदी ठीक है, कभी कभी अटक जाता हूं मैं, बंगाली हूं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हो गया? इतना तक समझ में आया? आया हाँ या ना बोलो, कमेंट करो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं। मेरा भी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं भी ठीक से नहीं समझा पा रहा हूं, उसको भी बोलो थोड़ा सा। मुझे तो थोड़ा सा फील हो जाए कि नहीं स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, मैं तो कैमरा के सामने बोल रहा हूं। तुम लोग देखो और कमेंट करो, कमेंट नहीं करते हो तुम लोग। देखो फिर समझ में आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लेते हैं, रिजल्ट से लेते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, तो फिर हम लोग जो कर लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिए, डायहाइब्रिड क्रॉस कर लिए, जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं। ओके डन। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले कुछ चीज तुम लोगों को जानना पड़ेगा। वो ये है, मैं फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को। ह्यूमन बींग्स में टोटल क्रोमोसोम कितना है बेटा? 46 है। 46 जो है वो अरेंज कैसे है, कैसे अरेंज्ड है? टोटल 46 ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कैसे अरेंज्ड है? वो अरेंज्ड है ऐसे, 44 ऑटोसोम प्लस इन केस ऑफ फीमेल XX और एंड 44 ऑटोसोम प्लस XY। फीमेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो मार्क से। हुआ?
देखो 44 ऑटोजोम, 44 हुआ, एक्स वाई दो क्रोमोजोम, 44 प्लस 2 46 हो गया। 44 ऑटोजोम प्लस दो सेक्स क्रोमोजोम, एक्स वाई जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स एक्स जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है, यानी ह्यूमन बींग्स के केस में एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम और इसको हम लोग बोलते हैं एलोजोम्स। ठीक, तो फिर इन केस ऑफ ए मेल 44 ऑटोजोम, एक्स वाई दो हो गया, यानी 44 प्लस 2 दैट इज 46 हो गया। अब देखो आओ, अच्छा और एक चीज तुम लोगों को बोलना होगा, सर आपने सेक्स क्रोमोसोम बोल दिया लेकिन आपने तो ऑटोजोम के बारे में कुछ नहीं बोला। ऑटोजोम क्या है? देखो बेटा क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का जो जेनाइटल पार्ट है, एक होता है टेस्टिस, एक होता है ओवरी, उसमें रहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल से ही स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन होता है। तो जो भी सेल से अगर स्पर्म और ओवम यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस सेल को बोलते हैं जर्म सेल। उसके अलावा जितना भी सेल बॉडी में है उसको बोलते हैं ऑटोजोम। जान लो इन सिंपल वर्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोगों में ऑटोजोम कितना है 44, सेक्स क्रोमोसोम कितना है 2, फीमेल के केस में XX, मेल के केस में XY हुआ। अब देखो जब एक फीमेल गैमेटोजेनेसिस करेगा यानी ओवम प्रोड्यूस करेगा तो फिर मियोसिस होगा। मियोसिस में क्रोमोसोम सेक्स जो है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 44 ऑटोजोम बन जाएगा 22 ऑटोजोम। और ये वाला यहां पे दो सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें से एक एक्स आ गया एक ओवम में, दूसरे वाले ओवम में आ गया 22 ऑटोजोम प्लस एक्स। देखो हम लोग फीमेल को बोलते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फीमेल्स आर नोन एज होमोगैमेटिक। व्हाई होमोगैमेटिक? बिकॉज फीमेल प्रोड्यूसेस only identical sex chromosome, that's why females have been considered as homogametic. But in case of a male it should be 22 ऑटोजोम, हाफ ऑफ 44 प्लस x, और x स्पर्म में आएगा 24 ऑटोजोम प्लस y, यानी in case of a male person the sex chromosomes are different, means one sex chromosome is x and another sex chromosome is y. That's why male human beings are considered as heterogametic. Hetero means different, अलग। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग, मतलब मेल में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, इसीलिए मेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक। डन। अब देखो एक चीज मुझे करने का भी जरूरत नहीं है, एक मेल जब स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो 50% ऑफ द स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, 50% ऑफ स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कैरी करता है। जब ये वाला स्पर्म, मान लो ये तो एक स्पर्म है, ये वाला स्पर्म जब इस वाले ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? 44 ऑटोजोम प्लस XX, यानी ये हो गया फीमेल। और ये वाला स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो फिर क्या बनेगा? 44 ऑटोजोम प्लस XY, यानी ये तुम्हारा बन गया मेल। अगर मैं बोलूं चांस और प्रोबेबिलिटी of a human being to being a male or female, मतलब एक बच्चे का मेल और फीमेल होने का चांसेस क्या है? 50%। क्यों? क्योंकि मेल के इन केस ऑफ मेल 50% ऑफ द स्पर्म कंटेन्स X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ द स्पर्म कंटेन्स द Y क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी टू बीइंग अ मेल और फीमेल इज 50%।
दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हुआ? देख लो एक बार। तो फिर हम लोग ऑटोजोम भी कवर कर चुके हैं और एलोजोम भी कवर कर चुके हैं, है ना? इतना ही था हम लोगों के जेनेटिक्स के चैप्टर में। और एक चीज मैं बोल देता हूं, यहीं पे बोल देता हूं वीडियो में, कि इस वाले टॉपिक में मैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसको कवर नहीं करूंगा। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा मेरा जहां पे मैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसी को कवर करूंगा। वो एक अलग सा टॉपिक है जो जेनेटिक्स के अंदर ही आता है, लेकिन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसी को मैं एक शॉर्ट वीडियो नहीं, एक वीडियो में कवर करूंगा। लगभग लगता है कि उस वीडियो का ड्यूरेशन होगा 5 से 10 मिनट उसका ड्यूरेशन होगा, और मैं एक अलग सा वीडियो में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसी को कवर करूंगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और अगले वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक, अगर पसंद हुआ तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। स्टे ट्यून, थैंक यू।